आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज जो हमारी यूनिट 9 चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें सारे निबंध लगे हुए हैं, उसमें आज हम निबंध जो पढ़ने वाले हैं वो है कविता क्या है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कविता क्या है इसके बारे में अच्छे से डिटेल में किस तरह से इन्होंने निबंध में लिखा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसके लिए जल्दी से चलते हैं निबंध की तरफ। हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यस, तो कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आपको पता होना चाहिए। ये उनका निबंध है और यह 1909 मीन्स 1909 में 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कौन सी पत्रिका, ये 10 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ है। ये कैसा निबंध है? विचार परक निबंध है। कैसा? विचार परक। इसमें सोचा गया है, सारे विचार किया गया, थॉट्स डाले गए हैं कविता क्या में रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये कैसा निबंध बोला जाएगा? विचार परक निबंध है, सैद्धांतिक निबंध है। सैद्धांतिक निबंध है, तो इसमें सिद्धांतों से रिलेटेड बात की गई है, उसके बारे में बताया गया है। तो और इसी तरह से तीसरी इसकी विशेषता क्या निकल के आती? नई मान्यताओं की स्थापना कैसी होती, जो हमारी मान्यताएं हैं उसकी, जो न्यू मान्यता है उसकी स्थापना कैसे होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो कविता क्या है? नई मान्यताओं की स्थापना कैसे होती। जब कविता, हम कोई भी कवि है वो कैसे क्या करता है, जब कविता बनाता है उसमें नई मान्यताओं के अकॉर्डिंग अपने कुछ भी डालने की कोशिश करता है, जिसमें नई मान्यताओं की स्थापना करना गया है। सैद्धांतिक निबंध बताया गया और विचार परक निबंध है। यहाँ पर क्या होता है? नई मान्यताओं की स्थापना होती है, इसकी ये विशेषताएं निकल कर आती है। और ये पहली बार आपको पता है 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो पहला पॉइंट क्या होगा? 1909 में। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक दूसरी बार प्रकाशित हुआ है 1939 में, 1939, 30 साल बाद दूसरी बार ये प्रकाशित हुआ है, 1939 में हुआ है। अब एक चीज और है, कविता क्या है? ये एक निबंध है, लेकिन कविता क्या है? एक पुस्तक भी है, आलोचनात्मक वह ग्रंथ है। ये पुस्तक बहुत मोटी सी किसकी हो सकती है? उनका राइटर का भी नाम याद रखना है, पूछ सकते कविता क्या है? एक निबंध भी है, लेकिन कविता क्या है? एक पुस्तक है जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए। क्या है? एक पुस्तक भी है और एक निबंध भी है। निबंध रामचंद्र शुक्ल का है और पुस्तक किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। तो ये चीज याद रखना है। और ये कविता क्या है, निबंध किस में प्रकाशित हुआ था, किस निबंध संकलन में है? तो चिंतामणि भाग वन में है, जो रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग वन है उसमें संकलित है। पूछ सकते हैं किस में संकलित है? तो कविता क्या है? निबंध चिंतामणि भाग वन में संकलित है। सबसे पहले इसमें कितने निबंध थे? चिंतामणि से जब इसका नाम हुआ, इससे पहले इसका नाम क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम विचार वीथी रखा था। चिंतामणि का नाम क्या रखा था? विचार वीथी। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब दूसरी बार कुछ और निबंध इसमें ऐड किए तो इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया? चिंतामणि भागवन रख दिया। चिंतामणि भागवन, क्योंकि इस चिंतामणि करके इनके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं जिसमें निबंध वगैरह संकलित हैं। तो इसमें सबसे पहले इनके 13 निबंध थे, जिसे विचार वीथी नाम से था। पूछ सकते हैं चिंतामणि भागवन का नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था? तो ये आपका विचार वीथी था, जिसमें 13 निबंध थे, प्लस 4 और निबंधों को क्या करा इन्होंने? संकलित कर दिया, ऐड कर दिया। तो उसके बाद 17 संख्या हो गई, 17। चिंतामणि भागवन में 17 निबंध है, तो 17 निबंध जब हुए तो इसका नाम रख दिया चिंतामणि भागवन। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 1930 में विचार वीथी था, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? चिंतामणि भागवन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कविता क्या है, अर्थात कविता क्या है उसके बारे में
आपको जानकारी देते हुए हम चलते हैं कि निबंध सर्वप्रथम ये किसमें, सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाश हुआ था। फिर इसमें चिंतामणि भाग 1 में संकलित कर दिया गया। अब इसका निबंध सार जानने की कोशिश करते हैं। इसकी व्याख्या, कविता क्या है, इसकी व्याख्या क्या हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। मनुष्य जब होता है, कोई भी इंसान या आप भी हो सकते हैं, जो हमारे मन के अंदर जो भाव विचार उत्पन्न होते हैं ना, उन्हीं को ही संकलित करके जो एक कविता का निर्माण करते हैं, वही कविता है। जैसे मनुष्य अपने भाव विचारों के लिए दूसरे के भाव विचारों और व्यापारों के साथ भी, दूसरे भी क्या सोच रहे होंगे उस चीज को भी ध्यान में रखकर और अपने भाव विचारों को ध्यान में रखकर मिलाता है और कहीं लड़ाता है उसके साथ, और अंत तक यही चीज चलती है। तो यही क्या है, इसी को जीना कहा जाता है, यही कविता हो जाएगी। तो मनुष्य अपने भाव विचारों के लिए दूसरे के भाव विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है, इसी को जीना कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक इसकी परिभाषा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मान सकते हैं, वेरी मान सकते हैं, ये बहुत ज्यादा, ये पूछ सकते हैं आपको। इसी परिभाषा में कुछ लाइन उठाकर बीच में कुछ वर्ड्स गायब करके इसी को ही पूछ सकते हैं। और ये आप अगर आगे पीएचडी वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, इंटरव्यू वगैरह होते कहीं, तो इसकी पूछ सकते हैं कि आपने कविता क्या है, निबंध पढ़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा है। तो सबसे मेन, अगर आपको यही चीज इतनी सी ही पता होगा, परिभाषा के रूप में आपको ये रटी होनी चाहिए, एक तरफ जबान पे रहनी चाहिए कि आप इसके बारे में बता सकें। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि परिभाषा क्या है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यही मुक्तावस्था रसा दशा कहलाती है। दशा जो होती है वो कहलाती है हृदय की। इसी मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, विधान मतलब शब्द का निर्माण करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या हो गई है, कविता हो गई। इसमें बताया गया है जिस प्रकार, अब क्या, जो जिस प्रकार जो हमारा दिल है, आत्मा है अंदर की, जिस प्रकार आत्मा है उसकी, जब हम किसी चीज से परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं, उसके बारे में जब हमारे पास, देखो आप ये सोच सकते कोई भी परेशानी समस्याएं आती हैं तो वो हमें क्या दे के जाती है, ज्ञान देकर जाती है। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था, जो परेशानियों की मुक्त अवस्था है, वो हमें क्या दे के जा रही है, ज्ञान दशा, मीन्स ज्ञान दे के जा रही है। तो मुक्तावस्था क्या कहलाती है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। उसी प्रकार जब, और हमारे मन में हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाएगी, आत्मा की याद रखा, आत्मा की मुक्तावस्था कहलाएगी ज्ञान दशा। यही डाल सकते हैं आत्मा वहां पर एनटीए में कि आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाएगी, तो ज्ञान दशा कहलाएगी। और हृदय की मुक्तावस्था, जो हृदय की यही मुक्तावस्था है, रस दशा, जो हृदय से आनंद, रस का मतलब ही क्या हो गया, आनंद। अगर आप परेशान है, रो रहे हैं, और आपने या तो कोई ऐसी बात पता चल गई एकदम अचानक से जिससे आप एकदम खुश हो गए, आपका जैसे रिजल्ट आने वाला है, आप बहुत परेशान है कैसा रहेगा, लेकिन उसी तरह से आपको पता चलता है कि आप फर्स्ट आ गए और आप पास हो गए, और वही आपका एकदम दशा जो होती, हृदय का जो दशा है वो बदल जाती खुशी में, तो वही रस दशा कहला देती है। जैसे आप कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, तो आप उसकी जो हृदय जो है एकदम परिवर्तन होता चला जाता है, आप हंसते रहते हो उसे देखकर, ऐसे सीरियल को देखकर। तो यही हृदय की जो मुक्तावस्था है वही क्या कहलाएगी, रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी, जो मनुष्य है जो अपनी वाणी, जो शब्द है, शब्द का निर्माण कर लेता है इसके लिए, वही कविता है। मीन्स अब जो, अब यहाँ पर एक कवि के रूप में सोच ले कि एक कवि जो है वो गया हुआ है, उसने बहुत सारी चीजों को, जिस टॉपिक पे वो कविता बनाना चाह रहा है, उसने इन सब चीज पे चिंतन मनन करके उसके अंदर जो शब्द भर के आए, शब्दों का विधान किया, मीन्स निर्माण किया, तो वो क्या बन गई, कविता बन गई। तो उसने अपने उन्हीं भावों को, मतलब आत्मा की मुक्तावस्था को, हृदय की मुक्तावस्था से जो सारे शब्द निकल के आए, उससे उसने क्या बना दिया, कविता बना दिया। तो कोई किसी तरह से एक इसी तरह से नागार्जुन ने कविताएं लिखी है, रामधारी सिंह ने कविताएं लिखी हैं, और अन्य जितने भी कवि हैं उन्होंने किसी न किसी टॉपिक पे अपनी कविताएं लिखते रहे हैं।
अब आगे देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने की कोशिश करना है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था दशा कहलाती है। ये चीजें आपको शब्द पता होनी चाहिए। आगे ये भी इंपॉर्टेंट चीज आई है जो हम अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, सभ्यता के आवरण और कविता। अब कविता के कुछ भाग हैं, तो यहाँ पर कविता के जो निबंध है इनका जो प्रकाशित हुआ है, कविता क्या है 1909 में सरस्वती पत्रिका में, और दूसरी बार 1939 में ये प्रकाशित हुआ चिंतामणि भागवत में। तो ये आपको पता होना चाहिए, संकलित हो गया है। अब निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरण दिए हैं। क्या दिए? 14 प्रकरणों में। तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रकरणों में बांटा है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब आपको ये 4-5 लाइन में लगाने के लिए जब क्वेश्चन आते हैं और एलिमिनेट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर डाल सकते हैं ये 14 में 15, इसकी जगह 16-17 भी डाल सकते हैं, या 14 के 14 ये पूरी डाल रही। तो आपको ये संख्या याद होना चाहिए 14 नंबर की प्रकरणों में है, तो ये 14। तो सबसे पहला जो इसका प्रकरण है सभ्यता के आवरण और कविता। इसका पहला प्रकरण का नाम है सभ्यता के आवरण और कविता। इसी तरह से 14 प्रकरण के नाम आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे बस याद कर लिए, मतलब है पूछ सकते हैं प्रकरण का नाम देखिए ये कौन सी कविता का प्रकरण है, तो आपको कौन सी कविता ने कौन से निबंध का प्रकरण है, तो आपको पता होना चाहिए कविता का क्या है। या लगाने के लिए भी आ सकते हैं, कभी कभी इतना बड़े में 14 के 14 लगाने के लिए तो नहीं देंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सारे नाम कि इसमें क्या 14 प्रकरण के नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले हम इसका बता देते, सभ्यता के आवरण और कविता, ये पहला नंबर का हो गया। अब इसके बारे में बात करते कि सभ्यता के आवरण और कविता के बारे में इन्होंने क्या बात की। पहला ही और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर जो हमारा मानस पटल है, हमारा बुद्धि का पटल है, मतलब है जहाँ माइंड है, पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों 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 एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कविता और जो कवि है उसकी कविता का कर्म जो है कवि कर्म कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ बात क्या की जा रही है कि सभ्यता के आवरण कविता से, सभ्यता से आप बात कर सकते हैं। सभ्यता मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ चेंजेस होते चले, बदलाव आप देख सकते हैं पुराने समय का और आज के समय में जितने भी हुए हैं, कविता से जब से लिखना स्टार्ट किया है लोगों ने, तो समय के अनुसार कविताएं आप देख सकते हैं बदलती चली गई है। आदिकाल की कविताएं कैसी थी, भक्ति काल की कविताएं भक्ति से रिलेटेड हुई, रीतिकाल श्रृंगार परक आई, छायावादी आई, द्वितीय युग की कविताएं अलग हैं, भारतेंदु युग की कविताएं किस तरह की हैं, राष्ट्रीय परक हो गई हैं, उसमें स्वतंत्रता भाव देखने को मिले हैं कि आज़ादी से रिलेटेड कविताएं लिखी गई हैं, फिर छायावाद प्रकृति से रिलेटेड, फिर हर तरह से नागार्जुन की कविताएं आप देख सकते हैं, उन्होंने हर एक चीज पे कविताएं लिखी हैं। इसी तरह से आपको ये सारी चीजें कविताओं के जो कवि है उनका जो मानस पटल है, वृत्तियां जो है, जो मानस सोचने की क्षमता अलग अलग टॉपिक पे बढ़ने लगी जैसी जैसी सभ्यता का विकास हुआ। जैसे कोविड आ गया हमारे समय में, आया था अभी, तो कोविड में भी आपने देखा उस पे भी लोगों ने कविता किस तरह का वहां पर सिनेरियो रहा है, डॉक्टर ने कैसे रखा, डॉक्टर कैसे उन मरीजों के साथ जूझ रहे हैं, लोगों को जब कोविड हुआ है तो उनका स्थिति कैसी रही है, यही सब सोचते हुए लोगों ने भी, कवियों ने कविताएं बनाई होंगी। मतलब जैसी जैसी चीजें हमारे सामने सिनेरियो दिखता जाएगा, सभ्यता बढ़ती जाएगी, टेक्निक्स आती जाएंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसी तरह से कविताएं भी बढ़ती चली जाएंगी, और जो कवि है उनकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, उनके लिए वो चीजें कठिन रूप में आने लगेंगी। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही हो जाती है कि कविता की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि का कर्म करना, कवि का जो काम होगा वो कठिन होता जाएगा, उसे सोचने पड़ेगा इस पे कैसे और
कहाँ कहाँ किस टॉपिक पे हम कविताएं बना सकते हैं। जैसे जैसे सभ्यता में नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए नए संस्कृति आएंगी, क्योंकि संस्कृति हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है। प्राचीन सभ्यता अलग थी और आज की वर्तमान सभ्यता अलग है, और क्या पता आने वाले समय आधुनिक समय की जो सभ्यता हो, संस्कृति हो, वो अलग हो। तो सबके लिए काम जो है, कर्म कठिन हो जाएगा। तो ये पता चल गया होगा आपको इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही अगला है इसी में, तो वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। इसी में एक चीज हो रही, जहां स्थापना वाले एसर्शन और रीजन वाले जो आते हैं, प्रश्न आते हैं आपके लिए स्थापना और तर्क वाले, वो यहाँ से आपको बन सकता है क्वेश्चन। तो वो देखने की कोशिश करते क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसे पढ़ने की कोशिश करते। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तर्क वाला बनेगा, स्थापना वाला, कि सत्य या सत्य, जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कभी स्थापना और तर्क में जो ऑप्शन देके आते हैं वो वाले। काम में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, ग्रहण उपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रह निर्देशित गोचर और मूर्ति विषय का भी हो सकता है। तो रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इसी कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव ना होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। तो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिम के ऊपर बात करते हैं, बिम से रिलेटेड। काम में अर्थ ग्रहण मात्र से मीन्स हम जब कोई काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ अर्थ ग्रहण मीनिंग ग्रहण करने के मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके भावों को समझना पड़ता है। अर्थ ग्रहण कर लिया तो उससे मीन्स हम जो खाली उसका जो मीनिंग है उससे ही काम नहीं चलेगा, वो उसका भाव कहने का क्या है सेंटेंस के, लोग उसका मतलब क्या देना चाह रहे हैं, उससे काम चल रहा है। बिंब ग्रहण होता है, अपेक्षित होता है, मीन्स लोगों पर डिपेंड करता है, उसे वो शब्द को किस तरह से अपने अंदर समेटना चाहते हैं, उसके भाव को समझना चाहते हैं। यह बिंब ग्रहण ही निर्देशित गोचर और मूर्त विषय का भी हो सकता है, और अमूर्त का भी, मीन्स हमें कल्पना के इस लोक से दूसरे लोक तक भी पहुंचा सकता है, और सामने दिखी हुई वस्तु को भी वैसे ही दिखा सकता है। जैसे रुपए का 1.5 पाव घी मिलता था, जैसे पुराने समय में रुपए का 1.5 पाव घी मिलता था, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी। जैसे आपको बोला जाए कि कोविड, आज के समय को आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने दिया रुपए की 1.5 पाव घी मिलता है रुपए का, तो एक तराजू का आ जाएगा कि रुपए का 1.5 पाव घी वहां पर रखा हुआ है उस तराजू में। और आज के समय में आप बोल सकते हैं कि कोविड का समय है, तो आपको डॉक्टर कोविड मास्क वाला ये पूरा सिनेरियो दिखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़े का एकदम पता चलेगा, वॉर युद्ध का समय आपको बता दिया जाए, युद्ध युद्ध हो रहा है बॉर्डर पे, तो आपको वही इमेज बनेगी, जैसे जितने भी फौजी हैं वो युद्ध कर रहे हैं, इधर से गोली चल रही है, उधर से हैं वो तैनाती कर रहे हैं, ऐसे वाली चीजें आपको उभर के आएंगी। तो मीन्स जो बिंब हमारी मस्तिष्क में जाता है, दिमाग में जाता है, जो उपस्थित होगी, तो वो कल्पना के ऊपर डिपेंड होती है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। आगे बताया गया है यहाँ पर, बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्धग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं, 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, कि 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं। जिसके पास मनी होगी, पैसा होगा, वही असली घी खा सकता है, और बाकी लोग नहीं खा सकते, इसलिए वो रूखी सूखी रोटी रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मीन्स रूखी सूखी रोटी खाने वाले बहुत कम है, और घी खाने वाले रूखी सूखी रोटी खाने वाले बहुत ज्यादा हैं, और घी खाने वाले कम है। इससे अधिकांश जनता भी रूखी सूखी खाकर ही रहती है। ये चीजें इसमें पता चल रही। तो बिम का मतलब आपको समझ में आ गया, कि कोई आपको एकदम कोई वाक्य या कोई शब्द मिला और आपने उसी से इमेजिनेशन बना रही है, एक बिम बना दिया। तो बिम मतलब इमेजिनेशन करना, एक प्रतिबिंब आपके सामने उपस्थित होना, एक पिक्चर उपस्थित होना, उसके बारे में बात की है ये।
अब अगला है, वही पूछा जा रहा है कि बिंब ग्रहण होता क्या है। बिंब ग्रहण वही होता है जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं की अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरे पर न दृष्टि जा सकती है, नरम हो सकती है। अतः जहाँ ऐसे पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले वह समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। बाह्य प्रकृति को कैसे आलंबन का रूप में ग्रहण किया है। तो यहाँ पर बताने के लिए बात की गई है कि जो कवि है चीजों को देख रहा है, आम इंसान उतना ना नहीं देख पाता। अगर आम इंसान भी इस तरह से उन चीजों को समझने लगे तो वो कविताएं ना बना दे। तो इसी तरह से जो कवि है बहुत सारी चीजों को समझते हुए कविता का निर्माण कर देता है। और प्रकृति का आलंबन, जो बाहरी रूप अंदरी रूप जितने भी दिख रहे हैं, उन सब पर कविताएं बनाकर हम लोगों को जाता है। अब उस कविता का अर्थ भी हर बुद्धि के हिसाब से, हर इंसान के हिसाब से वो अपने अंदर अलग तरीके से समेट सकता है। आगे दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर से जो स्टार्ट हो रहा है, कविता और सृष्टि का प्रसार। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, कविता और सृष्टि का प्रसार। यहाँ पर दूसरा पॉइंट स्टार्ट हुआ है। तो इसका दूसरे प्रकरण का नाम क्या है? कविता और सृष्टि का प्रसार। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें बात की गई है काव्य दृष्टि से कहे तो नरछेर के भीतर रहती है। यहाँ पर कविता और सृष्टि के प्रसार में बताया गया कि मनुष्य से हटकर अब कविता जो है पशु पक्षी पर कविता होने लगी है, पहाड़ों पर होने लगी है। और ये सारी चीजें बताई यहाँ पर 3 तरह के कविताओं का जिक्र किया गया है। इन्होंने कितनी यहाँ पर कविता के बारे में बताया कि 3 तरह से हम कविता कर सकते हैं, 1 2 3 करके। पहला है नर क्षेत्र के भीतर, मीन्स मनुष्य मनुष्य के एरिया के अंदर, जो मनुष्य मानव है उससे रिलेटेड कविता। और दूसरा हो जाता है कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि की ओर, मीन्स मनुष्य के बाहरी सृष्टि की ओर। और तीसरा है समस्त चराचर प्रकृति, सब कुछ आ गए, नदी पहाड़ पशु पक्षी सब आ गए, उसमें सारी चीजें। तो समस्त चराचर जितने भी हैं उनको लेकर प्रकृति, मतलब ब्रह्मांड, आसपास आकाश पाताल सब चीजों को मिला दिया, मीन समस्त चराचर के रूप में होगी। तो कविता को कितने रूप में, यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कविता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता निबंध, जो कविता क्या है निबंध, उसमें कविता को कितने रूपों में बताया है? तो 3 रूपों में बताया। कितने, याद रखिए, 3 रूपों में बताया है। 1 2 नर क्षेत्र के भीतर, दूसरा कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि की ओर, और तीसरा मनुष्यतर मतलब प्रकृति से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं नीच। और समस्त चराचर, उसमें पूरे ही आ गए, हर सब कुछ आ गया, मतलब किसी चीज को छोड़ा नहीं। तो यहाँ पर 3 तरह की कविताओं के बात कर रहे हैं। अब बताने की यहाँ कोशिश की गई है। पहले नर क्षेत्र को ले लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है, नर क्षेत्र के भीतर हुई है। नृत्य के बाह्य प्रकृति अंत्य प्रकृति के नानामीस कई संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्लीज पहले, सबसे पहले कविता, यही क्वेश्चन पूछे थे, सबसे पहले कविता किसमें हुई? तो सबसे पहले नर क्षेत्र को ले लेते हैं, इसी में ही कविता कहना स्टार्ट किया था, नर क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है, या आपको एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहले कविता किसमें होती है? नर क्षेत्र, या सबसे पहले नर क्षेत्र में होगी। और कितनी है? 3 तरह की कविताओं का जिक्र किया कि 3 टॉपिक पर, 3 विषय पर ये कविता लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अगला देख लेते हैं। अगला आपका टॉपिक आ जाता है, ये तीसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है आपका। अगला जो प्रकरण है, काव्य और व्यवहार। ये प्रकरण का नाम दिया है काव्य और व्यवहार। काव्य का व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में बात की गई है। ये प्रकरण तीसरा हो गया है। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिकता है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचन
बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर में किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां तह भी कोई भाव या वासना छिपी रहती है। यहाँ बताने की कोशिश करें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है हम कह चुके हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको लाइन दे के पूछ सकते हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या होती है? भावनात्मक होती है। कैसी होती है? भावनात्मक होती है। तो यही पूछ सकते हैं, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावनात्मक होती है। यह कथन किस निबंध से है? तो ये कथन किससे हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है वहां से है। और ऐसे ही तर्क बुद्धि रीजनिंग वाली जो तर्क लगाते हैं, तर्क बुद्धि या विवेचन, जिसमें हम थॉट्स कर सकते हैं कई डायरेक्शन में जाकर हम सोच सकते हैं रीजनिंग लगाते हुए कि बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तो वहां जहां जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर में थी, जो जटिल बुद्धि रहती है हमें सारी चीजों के बारे में सोच सकती है, तो कर्म का अनुष्ठान देखा जा सकता है। वहां पर कर्म वहां से अलग तरीके से देखने को मिलेगा। एक ऐसे ले सकते हैं कि इसको इस तरह से लिख लीजिए, एक जिसके अंदर फीलिंग्स होंगी, दूसरे के भावों को समझ सकेगा, वे वे भावात्मक रूप से कार्य करता होगा, दूसरे को समझ सकता है। तो मनुष्य के कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? भावनात्मकता ही है। मीस तर्क बुद्धि से काम नहीं चलता है। यहाँ पर अगर फीलिंग्स दूसरे को समझ रहा है, वो तो लोगों की भावना समझ रहा है, लेकिन एक कर्म का अनुष्ठान जो होता है दूसरे के अंदर, जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार रहता है, किसके अंदर पत्थर दिल वाला हो देखने को मिल सकता है, तो वो दूसरे के भावों को नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की, जो अच्छा इंसान है दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकता है, तो वो भावों को समझ पाएगा, लेकिन एक पत्थर दिल वाला दूसरे के भावों को नहीं समझ सकता है। कर्म है, जो कर्म का अनुष्ठान है, पत्थर दिल वाला नहीं समझ सकता है। वहां भी तय तय भी कोई भाव या वासना छिपी रहती है। यहाँ पर चाणक्य के बारे में बात की गई है कि चाणक्य जिस समय अपनी नीति का सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ते थे, मीस चाणक्य है, कभी वो निष्ठुर हो जाते थे, वो उनके अंदर भावनात्मक लोगों को समझने वाले भाव नहीं रहते थे। उसके बारे में बात की चाणक्य जिस समय अपनी नीति का सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता था, पर थोड़ा अंतर दृष्टि गढ़ाकर देखने में कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ण की आनंद भावना और नंद वंश के क्रोध या वैर की घटना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। तो यहाँ पर बताया गया कि नंद वंश का विनाश कैसे हुआ और गुप्त वंश की स्थापना किस तरह से हुई। ये सारी चीजें एक चाणक्य, जो कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य या कौटिल्य है, तो उन्होंने किस तरह से किया, उनके अंदर के भाव कैसे आए, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। अब चाणक्य के भी नाम पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य के क्या क्या नाम है। तो आपको पता हो चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या हैं? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये इनके नाम है। चाणक्य के नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अब एक चाणक्य का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक ये पूछ सकते हैं, ये किसका है? चाणक्य का है। तो महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये कथन किसका है? चाणक्य का है। और किस में आया है? किस निबंध में? कविता क्या है इस निबंध में, इसके बारे में बात की है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। जो निष्ठुरता जो होती है उसकी सीपी में रहता है। बहुत अच्छा कथन है, ये आपको याद होना चाहिए, लिखना भी चाहिए इस चीज को, और आपको ये याद होना चाहिए।
अब हम पढ़ना चाहेंगे मार्मिक तथ्य, मर्म रिलेटेड वाले तथ्य होते किसी देश को लेकर, तो उसके बारे में ये भी एक आपका प्रकरण का नाम है मार्मिक तथ्य। जैसे अयोध्या कांड, रामचरितमानस का अयोध्या कांड ले लें, किस तरह से अयोध्या कांड में फिर बाद में वो वनवास जाते हैं उस समय का लेख ले। अयोध्या कांड का देख सकते हैं कि उन्हें पास मिलता है, मार्मिक तथ्य को दिखाया गया कि वहां की जनता जो है कितनी दुखी हो जाती है, कौशल्या माँ कितनी दुखी हैं, उनके भाई कितने अश्रुभार है जब उन्हें वनवास मिलता है 14 वर्ष का। तो ये मार्मिक तथ्य जहां पर मर्म से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड बात की गई है, जिसमें दुखीपन के भाव है। मार्मिक तथ्य का मतलब वही चीज है। इसमें किस तरह से थे, ये प्रकरण है मार्मिक तथ्य। अतः यह कहा जा सकता है, इसमें बताया गया, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। मीन्स ज्ञान ही भावों का, अगर जिसे भी ज्ञान, जो भी ज्ञान शिक्षा ग्रहण करता है, उससे ही हमारा क्या होता है, संचार के लिए मार्ग खोल देता है। हमें कई मार्ग खुलकर आते हैं, हम लोगों की फीलिंग को समझ पाते हैं, सोसाइटी को समझ पाते हैं ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, और ज्ञान जब आ जाते हैं तो हमारे फीलिंग्स भी बदल जाते, का भी प्रसार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आरंभ में मनुष्य की चेतना सत्ता अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में हो रही थी। कैसी इंद्रिय ज्ञान जो था उसकी समष्टि के रूप में हो रही थी आरंभ की। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान जो है, ज्ञान बुद्धि और व्यवसाय व्यवसात्मक हो गया। अब ज्ञान बुद्धि व्यवसात्मक कैसा हो गया उसके बारे में बात की गई है कि व्यवसात्मक मतलब लाभ हानि के बारे में सोच के, या उसके फीलिंग्स बढ़ते गए, जैसे ही उसका ज्ञान और ज्यादा बढ़ी, बुद्धि बढ़ी, तो वो अब बिजनेस के रूप में काम करने लगा कि लोगों से, दूसरे से कैसे फायदा निकलवा सकते हैं। आज के समय में भी, वर्तमान युग में भी आप देख सकते हैं, आपके रिश्तेदार मिल जाएंगे, आपके पड़ोसी मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं वो मिल जाएंगे। तो वो अब आपके साथ दोस्ती रखने में, आपके साथ रिश्तेदारी अपनाने में, दोस्ती कि इनसे कैसे लाभ हो सकता है, वो चीजें भी आज के समय में आ गई हैं। मीन्स मनुष्य का ज्ञान बुद्धि बढ़ी तो व्यवसात्मक हो गई है। आज के समय में जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मनुष्य की जो बुद्धि है कैसी होती जा रही है, व्यवसात्मक होती जा रही है। मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र जो बुद्धि है, लाभ हानि के बारे में सोचने लगा है, फायदे नुकसान के बारे में देखने लगा है कि इस इंसान से हम कैसा फायदा उठा सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये चीज हो गई है। तो बुद्धि कैसी हो गई है पूछ सकते हैं। अब मनुष्य की ज्ञान बुद्धि कैसी हो गई है, व्यवसात्मक हो गई है, लाभ हानि के बारे में सोचने लगी है। अगला, या विचारात्मक होकर बहुत सी विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ साथ हमें हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स इसके, अगर हमें अपने लाभ हानि के बारे में ना सोचते रहना चाहिए कि, अतः उसके विस्तार के साथ साथ अपने हृदय का भी विस्तार को बढ़ाना पड़ेगा। इसे ये मत सोचो, अपने हृदय के अंदर को भी बढ़ाओ, दया के भाव देखो, इन सब चीजों को देखो। अब अगला जो प्रकरण आ रहा है वो है मनुष्य की उच्च भूमि, मनुष्यता की ह्यूमिलिटी जो है उसकी उच्च भूमि, मनुष्यता की उच्च भूमि के बारे में बात करते हैं। एक अगला जो हमारा निकल के आया क्या है, मनुष्यता की उच्च भूमि, ह्यूमिलिटी के बारे में कि ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, उसकी उच्च भूमि क्या है, कि कौन पशु है, कौन बंधुत्व है, कौन रिलेटेड है, सगा है, उसके भाव कैसे हैं, ये सारी चीजें अब यहाँ के उसके बारे में बात कर लेते हैं। मनुष्यता की उच्च भूमि देखिए, कविता ही हृदय की प्रकृत दशा में आती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व मीन्स ह्यूमैनिटी, मानवता उच्च भूमि पर ले जाती। कविता ही हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती। हम कविताएं पढ़ रहे हैं तो फीलिंग्स जो है हमें पता चल रही, एक जगत से दूसरी जगत तक हमें पहुंचा देती है, वही ह्यूमैनिटी भी हमें सिखा जाती है। अब यहाँ पर स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन यहाँ से आपको बनाएगा कि भा योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ
पूर्व तादात्म्य हो जाता है। सत्य असत्य करके पूछ सकता है कि भाव योग जहां पर हमारी फीलिंग्स आती हैं, तो भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर कौन सी, जब सबसे उच्च कक्षा पर हम पहुंच जाते हैं, कौन सी कक्षा में, उच्च कक्षा पर पहुंचते हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। तो वो उच्च कक्षा में पहुंचकर मनुष्य का जगत के साथ, किसके साथ, जगत के साथ पूरी तरह से वो तादात्म्य हो जाता है। भाव जब हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती है और हाई सबसे ऊंची कक्षा में पहुंच जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको स्थापना और तर्क में ये क्वेश्चन दे सकता है, आप इसको भी नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रहती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। वह दूसरों की फीलिंग को समझने लगता है, भावों को समझने लगता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, आंसुओं का हास हो जाता है, मीन आंसू, उसके जो आंसू हैं, जगत के आंसू जो है उसके आंसू बन जाते हैं। हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन का आभास मिलता है, वही साधारणीकरण है। तो जब आप साधारणीकरण क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, क्या है, जब आप सब कुछ भूल भाल कर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपको खुशी गम की भी परवाह नहीं होती, आप अपने आप को एक दूसरी ही दिशा में पाते हैं। वही मतलब है लोगों की क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा क्या होता है, बस प्यार प्यार दिख रहा होता है कि हर किसी से प्रेम करना चाहिए, और उस कक्षा में पहुंच जाते हैं जो सारी चीजें जो हैं वो आपको बिल्कुल मामूली सी लगने लगती हैं। तो वही साधारणीकरण कहलाता है, वही से कविता भी बनने लगती है। उस उच्च को कक्षा में पहुंचना ही साधारणीकरण कहलाने लगता है। जैसे आप गौतम बुद्ध को देख सकते हैं, वो किस तरह से उस कक्षा में पहुंच जाते हैं। अब ऐसे ही अगला जो प्रकरण का नाम है भावना या कल्पना। भावना या कल्पना के बारे में बात की गई है। भावना या कल्पना वो एक ही चीजें हैं कि भावना क्या है, फीलिंग्स क्या है, कल्पना में इमेजिनेशन क्या है, वो सब एक ही चीजें जैसी मालूम चढ़ती हैं। ये भी एक प्रकरण का नाम है, भावना और कल्पना। तो यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता मालूम होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। जो उपासना हो गई, भावना हो गई, कल्पना, एक ही चीज है, एक ही अंग है। यहाँ पर ये पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान से किया करते थे। जो पुराने समय के लोग थे, धार्मिक लोग थे, वो लोग उपासना का अर्थ जो ग्रहण करते थे, किससे, ध्यान से लेते थे। यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किससे लेते थे, ध्यान से। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर मालूम होती है, उसकी मूर्ति में लाकर उसके सामित्य का अनुभव करना, फील करना ही उपासना है। जो हमें अब कुछ भी, अब उपासना क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उपासना कि कोई वस्तु बहुत दूर है लेकिन उसे अपने समीप लिया आना, मूर्ति रूप में लाकर उसके समीप ला लेना, तो हम वो उपासना करने लगे। साहित्य वाले इसे ही भावना कहते हैं, और साहित्य से रिलेटेड जो लोग होते हैं तो वो लोग इसे ही भावना कहते हैं। और आजकल के लोग कल्पना करने लगे हैं, और उसी चीज को क्या इसमें करने लगे हैं, आज के समय के लोग कल्पना के उसमें करने लगे। तो यहाँ पर आप इतना ध्यान रखेंगे, ये उपासना, ध्यान, भावना, कल्पना, ये सारी चीजें सेम ही है। मतलब वो सारी चीजें सेम है, मगर हर समय के लोगों ने उसे अपने अलग अलग अंदाज में नाम दे दिया है। लेकिन ये उपासना, ध्यान, भावना और कल्पना एक ही नाम है, मतलब एक ही चीजें हैं, एक ही मतलब निकाल के ला रही हैं। शिथिल या अवश्य होती है किसी कविता जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्य होती है। शिथिल, ढीली पड़ी हुई, यदि भावना ज्यादा नहीं सोचते, कल्पना इतनी अच्छी नहीं कर पाते, तो किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़कर सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए वैसी अनुभूति नहीं हो पाती है। तो किसी चीज को वो इतनी अच्छे से अनुभव या फील नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या निकल के आती है, याद रखना, यहाँ से ही क्वेश्चन बन सकता है कि कल्पना के दो प्रकार की होती है। कल्पना कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक विधायक और ग्राहक। तो विधायक कल्पना होगी वो कवि के रूप में होगी, कवि में हमेशा विधायक रहती है, और ग्राहक जो होती है वो श्रोता, पाठक, इनके रूप में रहती है। तो कल्पना दो प्रकार की इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ से आपको स्थापना और तर्क, इस वाले निबंध से आपको साथियों
तर्क और स्थापना वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे 1 या 2 नंबर में, आपका यहाँ से आता ही आता है। तो इसे अच्छे से पढ़ना है। कल्पना के 2 प्रकार की होती, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है, मीन ज्यादा होती है, और श्रोता में ग्राहक, अधिकतर ग्राहक। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। कवि में कैसी रहती है, विधायक, और श्रोता में ग्राहक, इतना याद रखिए। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि कवि पूर्ण चित्रित नहीं करता, वहां पाठक या श्रोता को अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कवि बस थोड़ा चीजें लिख देता है, लेकिन पढ़ने वाले को उन चीजों समझना पड़ता है, मूर्ति रूप से कुछ चीजें समझना पड़ती है। इस कवि में विधायक कल्पना और श्रोता में ग्राहक कल्पना होती है। ये किसने बोला है, शुक्ल जी की है। अब अगला जो प्रकरण का नाम है वो है मनोरंजन। क्या नाम है, मनोरंजन। अंतिम लक्ष्य मनोरंजन होना चाहिए। मीन्स बताया गया कि अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, कविता का मनोरंजन। प्राय सुनने में आता है कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कविता का अंतिम स्थल जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना ही कहलाता है। मीन्स मनोरंजन करना भी ये अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अगर कविता पढ़ रहे हैं तो अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, मनोरंजन। इसमें सौंदर्य की बात की, एक प्रकरण का नाम इनका सौंदर्य है कि सौंदर्य किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद की चमत्कारवाद के बारे में बात की, कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, और अलंकार, अलंकारों का निरूपण की बात की है, कविता का पर अत्याचार और कविता पर आवश्यकता। ये सारे टॉपिक की भी इन्होंने इसमें बातें की हैं। इन्होंने मनोरंजन कर तो हमने बोल दिया। देखिए सौंदर्य में बताया कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। इन्होंने सिर्फ इतना याद रखना, एक अलग प्रकरण का नाम क्या है, सौंदर्य। तो सौंदर्य क्या है कि बाहर की कोई वस्तु नहीं है, ये मन के अंदर का ही सौंदर्य है। और इन्होंने चमत्कारवाद के बारे में बताया है कि यदि किसी उक्ति में, किसी वाक्य में रसात्मकता आती है तो वहां पर चमत्कार होता है। इस रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है, वहां पर सूक्ति बनाई जा सकती है। ये चीज बात कही थी। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। जो आपकी उक्ति का मतलब हो गया, यहाँ पर आप मुहावरे वगैरह ले सकते हैं, जैसे चमत्कार ला देते हैं किसी चीज में, तो यहाँ पर आपको मुहावरे का भी प्रयोग करना चाहिए। मीन्स एक उक्ति अपनी बना के ऐसी कहनी चाहिए, सेंटेंस उसमें ऐसा जो चमत्कार उत्पन्न कर दे। और कविता की भाषा की बात कही है इन्होंने कि कविता सरल सहज भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई दोष ना हो, उन भाषा में कोई दोष ना हो, ऐसी भाषा होनी चाहिए। और अलंकार का निरूपण होना चाहिए। और इन्होंने क्या बोला कि अलंकार का भरतमुनि ने जो रस की प्रधानता की ओर संकेत किया था, और भामा और भट्ट में भी कुछ आचार्यों ने भी इसी कोई अलंकारों के बारे में बताया था। तो अलंकार की तरह के होने चाहिए, और कविता पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बात भी कही है कि लोगों ने अपने फायदों के लिए लोभी और स्वार्थी लोग थे, खुशामद करने के से, जैसे रीतिकाल आदिकाल में कुछ कवि रहे हैं, तो उन्होंने कुछ भी कविताएं बनाए डाली। तो इस तरह से कभी अत्याचार नहीं होना चाहिए। कविता की आवश्यकता जहाँ जहाँ पड़े वहां पर वैसी कविता लिख डालना चाहिए। जैसे मनुष्य हो गए, इंसान जानवर हो गए, पशु पक्षी जितने भी रहे, जहाँ पर जैसी कविता है, जहाँ कविता की आवश्यकता हो वहाँ वैसी कविता लिखनी चाहिए। तो आपको साथियों पता चला होगा, जैसे हमने कविता क्या है निबंध पढ़ा है, यहीं पर हमारा निबंध भी समाप्त हो रहा है। और आपको इम्पोर्टेंट चीज पता ही चलेगी कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले 1909 में, फिर उसके बाद दूसरी बार प्रकाशित हुआ था 1939 में, 1939 में 30 साल बाद चिंतामणि भाग में ये आया था। पहले इस चिंतामणि भागवन का नाम विचार वीथी था, लेकिन उसके बाद जब उसमें 4 और निबंध मिल गए, 17 निबंध हो गए, उसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भागवन कर दिया था। पहले 13 निबंध थे, प्लस 4 और ऐड हुए तो 17 हो गया। तो ये चीज भी याद रखना है।
ये सारी चीजें, और इसमें सबसे पहले नई मान्यताओं की स्थापना है। कविता कब बनती है? जब नई मान्यताओं की स्थापना हो जाती है। सिंपल से कविता क्या है? नई मान्यता की स्थापना है। जहां पर न्यू मान्यताएं आ जाती है, उसकी स्थापना करते हैं, वहीं कविता बनना स्टार्ट हो जाती है। कैसा निबंध है? सैद्धांतिक और विचार परक निबंध है। ये 2 पॉइंट ये निकल के आए हैं। इसी तरह से हमने सारी चीजें जानने की कोशिश करी है। कविता क्या है में, तो सारी चीज, इतने प्रकरण कितने हैं? 17 प्रकरण हैं। याद रखिए, इसमें कितने प्रकरण हैं? 17। 14। 17 तो आपके ये निबंध है। चिंतामणि भागवत में 17 निबंध हैं और 14 प्रकरण हैं। वो चीजें भी आपको याद करनी पड़ेगी। 14 प्रकरण प्रकरण है। तो यहाँ पर हमारा जो है निबंध समाप्त होता है, और इसी तरह से हम अन्य निबंध भी ऐसे ही पूरी यूनिट पूरी कंप्लीट करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको निबंध। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।